भारत और चीन के बीच जो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड बिछा हुआ है ना, उस पे एक नया, बहुत ही पावरफुल मोहरा आ गया है। एक ऐसा सीक्रेट वेपन जो पूरे खेल का रुख ही पलट सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को ऐसा टॉप सीक्रेट पानी के नीचे एक न्यूक्लियर किला बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस इतने बड़े, इतने खुफिया प्रोजेक्ट के पीछे आखिर मकसद क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। एक ऐसे समय में जब चीन के खिलाफ भारत के हाथ में एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत रणनीतिक इक्का था। देखिए, सालों तक चीन की जो पूरी इकोनॉमी थी ना, उसकी लाइफलाइन एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरती थी। और मजे की बात ये थी कि इस रास्ते पर कंट्रोल था भारत का। इसी को कहते थे मलक्का डिलेमा। ये चीन के लिए एक बुरे सपने जैसा था, क्योंकि इसकी चाबी सीधे सीधे भारत के पास थी। सोचिए, भारत बस एक ब्लॉकेड लगा दे और बीजिंग की पूरी इकोनॉमी घुटनों पर। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। चीन का लगभग 80%, जी हाँ 80% तेल का इंपोर्ट इसी अकेले रास्ते से होता था। जरा अंदाजा लगाइए, ये चीन के लिए कितनी कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी रही होगी। लेकिन चीन भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने अपनी इस सबसे बड़ी कमजोरी को जड़ से खत्म करने की ठान ली, और इसके लिए उसने एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जिसने लिटरली दुनिया के नक्शे को ही बदलना शुरू कर दिया। तो चीन का मेन टारगेट क्या था? मलक्का को इर्रेलेवेंट बना देना, उसे पूरी तरह से बाईपास कर देना। और इसके लिए उसने एक साथ 4 मोर्चों पर काम किया। पहला, पाकिस्तान के जरिए एक कॉरिडोर। दूसरा, म्यांमार से एक बाईपास। तीसरा, रूस और सेंट्रल एशिया से जमीन के रास्ते सीधी पाइपलाइंस। और चौथा, अपने ही देश के अंदर ग्रीन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोर देना। और इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 62 अरब डॉलर का ये मेगा प्रोजेक्ट चीन के लिए अरेबियन सी तक पहुंचने का एक सीधा गेटवे है। ये उसे इंडियन ओशन से डायरेक्ट जोड़ता है, और इस पूरे रास्ते में भारत कहीं आता ही नहीं, पूरी तरह से बाईपास। तो जैसे ही चीन ने मलक्का वाली पहेली को सुलझा लिया, ये जो स्ट्रेटेजिक लड़ाई का मैदान था, वो समुद्र से शिफ्ट होकर आ गया ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। अब एक नई शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी हिमालय में। और देखिए, हिमालय के बॉर्डर पर असली पावर गेम मीडिया के सामने मुस्कुराने से नहीं खेला जाता। असली खेल है कंक्रीट और स्टील का। मतलब डिप्लोमैटिक मीटिंग्स अपनी जगह हैं, लेकिन असलियत तो जमीन पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर से पता चलती है। कि कौन कितना मजबूत है, ये तय होता है कि किसके पास बेहतर सड़कें हैं, पुल हैं और एयर स्ट्रिप्स हैं। और इस मामले में साफ तौर पर चीन को एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल है। देखिए, तिब्बत के पठार पर होने की वजह से उसके एयरबेस पूरे साल हर मौसम में काम करते हैं। वहीं भारत के एयरबेस मौसम पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। चीन के पास एक पूरा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम की तरह, और वो अपनी सेना को हाई स्पीड रेल से सिर्फ 36 घंटों में बॉर्डर तक पहुंचा सकता है। अब इसकी तुलना में भारत के लिए ये काम कहीं ज्यादा धीमा और मुश्किल भरा है। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रॉब्लम नहीं है, कुदरत भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक मिलिट्री एक्सपर्ट के शब्दों में कहें तो इतनी ऊंचाई पर इंजनों का परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, बैटरियां काम नहीं करती, एफिशिएंसी 30% तक गिर जाती है। सोचिए, -40 डिग्री सेल्सियस में भारतीय सेना के इक्विपमेंट्स की एफिशिएंसी 30% तक कम हो जाती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा ऑपरेशनल चैलेंज है। अब अगर हम नंबर्स की बात करें, तो भारत ने बॉर्डर पर करीब 1.5 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं, एक परमानेंट फॉरवर्ड पोस्चर में। वहीं चीन के पास सिर्फ 50 से 60 हजार हैं। लेकिन यहीं पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट आता है। अपने शानदार लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की वजह से चीन बहुत तेजी से, बहुत ही कम समय में 1,20,000 और सैनिक वहां ला सकता है। चलिए अब जरा पहाड़ों से उतरकर वापस समुद्र की ओर चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक नया और काफी चिंताजनक इम्बैलेंस यानी असंतुलन पैदा हो रहा है। और इस बार इंडियन ओशन में शक्ति का पल्ला धीरे धीरे चीन की तरफ झुक रहा है। आज की तारीख में चीन के पास न सिर्फ ज्यादा जहाज हैं, ज्यादा सबमरीन्स हैं, बल्कि उसकी असली ताकत है उसकी प्रोडक्शन पावर। वो एक प्रोडक्शन मॉन्स्टर बन चुका है, जिसके पास ऐसा स्टैमिना है जो कभी खत्म नहीं होता। मतलब अगर लड़ाई छिड़ जाए तो ये उससे लगभग अनलिमिटेड बढ़त दे सकता है। और यहीं पर असली खतरा छिपा है।
समुद्र में ताकत का ये बढ़ता हुआ असंतुलन एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बना रहा है। एक ऐसी सिचुएशन जहां गलतफहमी की, मिसकैलकुलेशन की और फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे जैसे चीन को अपनी नेवल पावर पर कॉन्फिडेंस आएगा, वो और ज़्यादा अग्रेसिव कदम उठा सकता है। तो सवाल ये है कि इन सब बढ़ती हुई चुनौतियों का, चाहे वो हिमालय में हो या हिंद महासागर में, भारत के पास क्या जवाब है? खैर, यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। भारत का वो तुरुप का इक्का जो सारा गेम बदल सकता है। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास दुनिया की नजरों से बचकर भारत अपना सबसे बड़ा दांव चल रहा है। इसका नाम है INS वर्षा। ये कोई मामूली नेवल बेस नहीं है। ये परमाणु पनडुब्बियों के लिए बनाया गया एक खुफिया, मजबूत अंडर वाटर किला है। ये बेस खास तौर पर 2 तरह की न्यूक्लियर सबमरीन्स को रखने के लिए डिजाइन किया गया है। एक है SSBNs यानी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, ये अपने साथ न्यूक्लियर मिसाइलें लेकर चलती हैं। और दूसरी है SSNs यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। इनका काम है दुश्मन के जहाज़ों और सबमरीन्स का शिकार करना। अब INS वर्षा का सबसे बड़ा मकसद है भारत को एक चीज देना जिसे कहते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई दुश्मन भारत पर पहला न्यूक्लियर अटैक करके हमारे सारे न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह भी कर दे, तब भी उस हमले को झेलने के बाद भारत एक उतना ही भयंकर जवाबी हमला करने की ताकत रखता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। ये न्यूक्लियर सबमरीन्स INS वर्षा की अंडर वाटर सुरंगों से चुपचाप निकलती हैं और गहरे समंदर में कहीं गायब हो जाती हैं। वो कहाँ हैं, इसकी लोकेशन किसी को भी पता नहीं होती। वो पूरी तरह से इनविजिबल होती हैं और इसी वजह से वो दुश्मन के पहले हमले से सेफ रहती हैं। और यही चीज़ जवाबी कार्रवाई को सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि लगभग निश्चित बना देती है, एक गारंटी बन जाती है। और जरा इनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। इन सबमरीन्स पर जो K4 मिसाइलें लगी हैं, उनकी रेंज है 3,500 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बंगाल की खाड़ी में कहीं छुपी हुई एक अकेली सबमरीन भी चीन के अंदरूनी इलाकों में उसके बड़े बड़े शहरों और मिलिट्री बेसिस को निशाना बना सकती है। तो इस तरह से INS वर्षा शक्ति के उस तराजू को बराबर करता है। मतलब ठीक है, चीन के पास जहाज़ों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये एक अकेला बेस, ये एक अंडर वाटर किला भारत की डिटरेंस पावर यानी कि दुश्मन को रोकने की ताकत को सीधे चीन के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। और आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि INS वर्षा का असली मकसद कोई जंग जीतना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है जंग के ख्याल को ही इरैशनल, बेमतलब बना देना। इसका लक्ष्य है दुश्मन के लिए हमला करने की सोच को ही इतना महंगा, इतना खतरनाक बना देना कि वो ऐसा करने की हिम्मत ही न जुटा पाए। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जियोपॉलिटिक्स के इस नए दौर में क्या सबसे पावरफुल हथियार सच में वही है जिसे बनाया ही इसलिए गया हो कि उसका कभी इस्तेमाल ही न करना पड़े?